हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नोटसेट फ्री टेस्ट थर्ड। जो थर्ड पेपर आपका हुआ था एम्स नोटसेट फ्री टेस्ट का, वो आज हम सॉल्व कर लेते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और हमारे ऐप को अभी डाउनलोड कर ले। वहाँ पर फ्री टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं आप सभी को, और वो भी एनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चंस आप सभी को मिल रहे हैं। जैसा कि आपके फ्रेंड्स ने डाउनलोड कर रखा होगा तो उनको आप पूछ भी सकते हैं। एनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपकी नॉर्सेट और जिपमर ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी ऐप को डाउनलोड कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इस ऐप को डाउनलोड करके डेली फ्री टेस्ट का फ़ायदा वो भी उठा सके। देखिए दोस्तों, आज हम तीसरा पेपर जो हमारा हुआ था हमारे ऐप के ऊपर उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 15 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और साथ में आपको यही बता दूँ, जो आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, यानी मैंने देखा है चौथे और पाँचवें टेस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स के अभी भी माइनस में नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको हर पेपर में मिलेगी, यानी किसी के -10 आ रहे हैं, किसी के -5 नंबर आ रहे हैं, किसी के माइनस में 15 नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग तो आपको हर एक पेपर में मिलेगी। अब आपको करना क्या है, जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है इसको कंट्रोल करना है। बहुत से लोगों के अभी भी माइनस में नंबर आ रहे हैं तो उनको माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो एक नंबर से रहते हैं, जब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, जब आप 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से आप रह जाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा दुख होता है। शायद मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करता तो आज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता, आज मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करता तो। ऐसे आपके थॉट्स अराइज होते हैं आपके दिमाग में, तब आपकी बत्ती जो है वो जलती है और वो कहता है, जो दिमाग आपका है वो कहता है कि शायद ये नेगेटिव मार्किंग में नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता। जितना ज़्यादा कंट्रोल आप कर सको नेगेटिव मार्किंग पे, उतना ज़्यादा कंट्रोल करना आप सीख लो। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस है, उनमें से अगर आपको 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी 100% श्योर है कि ये तो मेरे 100% सही होंगे, तो ये 50 तो आप कर दीजिए। ये जो 50 क्वेश्चंस है इनको तो आप कर दीजिए। इसके बाद अब आपको ऐसा लगता है कि यार 50 में तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप 15 से 20 क्वेश्चंस आप और कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस वो होने चाहिए जिनमें आप श्योर है कि 99% ये ऑप्शन सही हो सकता है। 100% आप श्योर नहीं है, बट 99% आप श्योर है कि ये 100% तो नहीं लेकिन 99% ये सही है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप टच करें, उन्हीं क्वेश्चंस को आप सही करें कि ये क्वेश्चन यहाँ पर सही हो सकता है। तो उनमें से 15 से 20 क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे लगता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करें, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में ले जाएंगे, क्योंकि गलत आंसर आप करते जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपको ले जाएंगे। तो इससे बेस्ट है 15 से 20 क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकते हैं, तो उनमें से 15 से 20 क्वेश्चंस आपने किए तो उनमें से मान लीजिए आपके 12 से 13 क्वेश्चन और सही हो गए, तो आपके लिए क्या है, ये बेनिफिट है। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करना सीखिए। नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से आप ध्यान रखिए, जब भी आपकी एग्ज़ाम हो नेगेटिव मार्किंग पहले आप पढ़ ले एग्ज़ाम में है कि नहीं है। अगर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें अपने आप को, कि ज़्यादा क्वेश्चन सबको अपने को ज़्यादा सॉल्व नहीं करने। जितने क्वेश्चन अपने को आते हैं पहले उनको ही सॉल्व करने हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं तो 10-15 क्वेश्चन और अपन कर ले, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर नेगेटिव मार्किंग क्या करती है, आपके नंबर्स जो है वो वापस कम करती जाती है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कम होते जाते हैं। फिर आप कहीं दो नंबर से कहीं रह जाते हैं, कहीं 1 नंबर से रह जाते हैं, कहीं 5 नंबर से, कहीं 10 नंबर से, कहीं 15 नंबर से। नेगेटिव मार्किंग पे विशेष तौर से आप ध्यान रखिए। ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ और हर एक पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, वो इसीलिए मिल रही है ताकि आप नेगेटिव मार्किंग पे अपनी पकड़ बना सको, अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सको। देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन है टोटल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा लेंथी वैसी क्वेश्चन है नहीं। चौथे और पाँचवें पेपर में आपको एनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चन मिले होंगे। पाँचवा पेपर तो पूरा एनक्लेक्स बेसिस था, तो वो तो आप सभी ने दिया ही होगा। और अगर आपने नहीं दिया है तो आप अभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड है, कभी भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट से इन पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरे पेपर में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट है इट इज़ ए एनारोबिक बैक्टीरिया, नेक्स्ट है इट इज़ ए कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया, नेक्स्ट है
इट इज़ ए स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, इट इज़ ए कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के रिगार्डिंग क्या है, गलत स्टेटमेंट है। बाकी सभी सही है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के सभी करेक्टरिस्टिक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो आपको वहाँ पे आंसर में करना होगा फिर ग्राम पॉजिटिव। अगर आपको पूछ ले कि ये एरोबिक है कि एनारोबिक है, तो फिर आपको आंसर में करना होगा एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये किस टाइप की फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो आपको आंसर में करना है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अगला सवाल देखिए, एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स टू ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। देखिए जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, उसको क्या कहते हैं या फिर उस टर्म को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट एलर्जी, नेक्स्ट एनाफाइलेक्सिस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट इन्फेक्शन। यानी जो भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रति, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। यानी कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, आपको क्या कॉज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो वो जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा इन पैथोजेंस के खिलाफ या इनके प्रति, वो क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉर क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 4 जो क्लासिकल साइन होते हैं उनमें कौन सा इनमें से एक इंक्लूड नहीं किया गया। ऑप्शंस में आपको दे रखा है ट्यूमर, रूबर, केलर, कैलस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, कैलस। ये इन्फ्लामेशन का क्लासिकल साइन नहीं है। ट्यूमर, रूबर एंड केलर, ये सभी क्या है, इन्फ्लामेशन के क्लासिकल साइन होते हैं। अगला सवाल देखिए, द टाइप ऑफ सेल आर दोज विच कंस्टेंटली मल्टीप्लाई थ्रू आउट लाइफ रिप्लेसिंग दोज सेल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। देखिए सवाल में क्या पूछा गया, उस सेल के टाइप का नाम आपको पूछा गया जो क्या होती है, कंस्टेंटली मल्टीप्लाई होती रहती है। पूरे लाइफ साइकिल में जो भी उसकी मल्टीप्लिकेशन है वो बार बार होता रहता है, रिप्लेसमेंट होता रहता है। दो सेल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड, और वो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसके बाद में जो ओल्ड सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। तो इस टाइप की सेल्स का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, परमानेंट सेल, नेक्स्ट है लेबाइल सेल, नेक्स्ट है स्टेबल सेल, नेक्स्ट है बॉर्न सेल। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, लेबाइल सेल। जो लेबाइल सेल्स होती है वो कंस्टेंटली मल्टीप्लाई होती रहती है, रिप्लेस होती रहती है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर, और जो ओल्ड वाली जो भी सेल्स बनी है यानी कि वो डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। तो जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो हो रहा है, बार बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, डिस्ट्रॉय वगैरह हो रहा है, तो ये जो सेल्स का टाइप है वो कौन सा है, लेबाइल सेल्स। अगला सवाल देखिए, ए सब्सटेंस दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल एलिसिट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इज नॉन एज। वो सब्सटेंस जो एनिमल्स के साथ एलिसिट होता है और एनिमल्स के साथ इंट्रोड्यूस होता है और वो उसके प्रति एक स्पेसिफिक एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट है एंटीजन, नेक्स्ट है इम्यूनिटी, नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी, नेक्स्ट है एंटीबॉडी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एंटीजन। एंटीजन वो सब्सटेंस है जो एनिमल बॉडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, अंदर मतलब जाता है, उसके बाद में उसके प्रति एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है वो क्रिएट होती है। जैसे कि आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, जब स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन किसी बच्चे को होता है तो उसके बाद उसमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके बाद यानी एक ही बार उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स अफेक्ट करेगा, उसके बाद में उसके प्रति एक खतरनाक एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर बन जाएगी, जिसकी वजह से उसको कभी भी बाद में स्मॉल पॉक्स की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIGH। TIGH की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टाइम इंसिडेंस गॉल एंड हार्मोन, नेक्स्ट है टोटल इनटेक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज, नेक्स्ट है टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन ह्यूमन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन ह्यूमन। TI आपको पूछा जा सकता है, ये मतलब कैपिटल लेटर में ना देकर स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से TIGH। देखिए इस प्रकार से भी दे सकते हैं, टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन ह्यूमन। आपको याद रखना है TIGH की फुल फॉर्म, टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन ह्यूमन। तो ऑप्शन जो लास्ट है आपका ऑप्शन फोर्थ, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, इन स्ट्रेस द सिंपैथेटिक एड्रेनल मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड एंड इज अचीव्ड थ्रू। स्ट्रेस की जो कंडीशन डेवलप होती है किसी भी पर्सन में, मान लीजिए उसमें जब स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होती है तो जो सिंपैथेटिक एड्रेनल मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, ये किसकी वजह से होती है, फिर कौन से वो हार्मोन्स है जिनकी वजह से सिंपैथेटिक एड्रेनल जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट थायराइड हार्मोन, नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट मास्ट सेल्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, नॉर एपिनेफ्रिन, जो एपिनेफ्रिन है ये स्ट्रेस की कंडीशन में सिंपैथेटिक एड्रेनल मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। एक उस फैक्टर का आपको नाम बताना है जो हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट हार्मोनल इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट एज, नेक्स्ट कलर ऑफ द स्किन, नेक्स्ट फॉरेन बॉडीज। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, कलर ऑफ द स्किन। जो स्किन का कलर है वो कभी भी हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। ब्लैक कलर हो स्किन का, चाहे वाइट कलर हो, चाहे कोई सा भी कलर हो, कलर कभी भी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट नहीं करता है। हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसकी वजह से, या फिर हार्मोनल इन्फ्लुएंस है तो उसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस डिले हो सकती है। और अगर एज है, आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं उनमें अगर वुंड बनता है तो वो उसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होती है बच्चों के अंदर वो फास्टली होती है। और एक अगर ओल्डर एज या फिर एल्डर एज जो पर्सन्स होते हैं उनमें अगर वुंड बन जाता है तो बहुत लेट हील होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये है कि बच्चे जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी वगैरह डेवलप हो रही होती है और उनमें जो भी सेल्स वगैरह होती है वो ग्रो फास्टली कर रही होती है। ओल्ड एज पर्सन्स में क्या होता है, सेल्स वगैरह वो सब कुछ बनने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है, तो उनमें तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो धीरे होगी और जो बच्चे होंगे उनमें हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगी। तो एज भी इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है हीलिंग प्रोसेस को। फॉरेन बॉडीज़ अगर वुंड्स के अंदर, यानी जो भी आपकी वुंड्स बनाए उसके अंदर अगर फॉरेन बॉडीज़ एंटर कर जाए तो फिर हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे अफेक्ट करते हैं, जो स्किन का कलर है वो कभी भी हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, इफ़ बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम लोकल साइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नॉन एज। जो बैक्टीरिया है वो लोकल साइट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, या फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाए, बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट बैक्टीरियमिया, नेक्स्ट सेप्टिसीमिया, नेक्स्ट टॉक्सिन्स, नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरियमिया, मतलब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियमिया। यहीं तो पूछा गया आपको, बैक्टीरिया अगर स्प्रेड आउट फ्रॉम लोकल साइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि बैक्टीरिया ब्लड के अंदर पहुंच चुका है, ब्लड के अंदर लोकल साइट से पहुंच चुका है, तो इसको, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियमिया, यानी कि बैक्टीरिया इन द ब्लड। ब्लड के अंदर में जो बैक्टीरिया है, यानी कि ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एंटर हो चुका है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे बैक्टीरियमिया। अगला सवाल देखिए, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसे सवाल जो है ESIC एम्स नॉर्सेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ट्यूबरकुलिन रिएक्शन जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपको दिया गया है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, नेक्स्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नेक्स्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, नेक्स्ट सेल मीडिएटेड रिएक्शन। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, सेल मीडिएटेड रिएक्शन। ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है? सेल मीडिएटेड रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं इसका ये एग्जाम्पल है। वैसे रिएक्शंस के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब एम्स नॉर्सेट की हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैस गैंग्रीन? गैस गैंग्रीन का दूसरा नाम आपको पूछा गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट है कैंडिडियासिस, नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम मायोसिटीज, नेक्स्ट डायबिटिक फुट, नेक्स्ट सेप्टिसीमिया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, क्लोस्ट्रीडियल मायोसिटीज। क्लोस्ट्रीडियल मायोसिटीज को और गैस गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, द कॉज ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूरोजेनिक शॉक जो कंडीशन है उसके सभी कॉजेज है, सभी कारण हैं एक को छोड़कर।
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है साइकिक ट्रॉमा, नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया, नेक्स्ट सर्जरी, नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसको छोड़कर न्यूरोजेनिक शॉक के सभी क्या है कारण है, साइकिक ट्रॉमा, स्पाइनल एनेस्थीसिया, सर्जरी, ये सभी न्यूरोजेनिक शॉक कॉज कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ शॉक अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप। अगर हार्ट जो है ब्लड पंप करना फेल हो जाए, यानी कि ब्लड जो पंप हो रहा था अगर वो पंप होना बंद हो जाए, तो इसमें जो शॉक अराइज होगा वो कौन सा शॉक होगा। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट सेप्टिक, नेक्स्ट न्यूरोजेनिक, नेक्स्ट कार्डियोजेनिक, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिक। टर्म से ही पता चल रहा है हार्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्डिया। आपने टर्म पढ़ी होगी ना, कार्डियोलॉजी, यानी कि हार्ट का अध्ययन उसमें हम करते हैं। देखिए जो कार्डियक टर्म है तो यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, कार्डियोजेनिक शॉक ही होगा। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दिया फिर फेल हो जाए तो उसमें जो शॉक डेवलप होगा वो कौन सा होगा, कार्डियोजेनिक। बाकी हम शॉक के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एम्स नॉर्थ की प्रिपरेशन में। देखिए अगला सवाल, लार्ज अमाउंट ऑफ सिट्रेटेड ब्लड गिवन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। अगर सिट्रेटेड ब्लड लार्ज अमाउंट में दे दिया जाए किसी पर्सन को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है उस पर्सन में। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया, नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया, यानी जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी अगर आप लार्ज अमाउंट में सिट्रेटेड ब्लड किसी पर्सन को एडमिनिस्टर करवाते हैं तो। अगला सवाल देखिए, और लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर थर्ड जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर करें और ऐप के बारे में भी बताएं ताकि वो भी ऐप को डाउनलोड कर ले और डेली वो भी टेस्ट वगैरह दे ले और अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत अच्छा सवाल है। ट्रांसप्लांट किसी पर्सन का हुआ है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट मान लीजिए, लीवर ट्रांसप्लांट मान लीजिए, हार्ट ट्रांसप्लांट, कोई सा भी ट्रांसप्लांट जो भी हुआ है, कोई भी पर्सन का मान लीजिए ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाता है तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी से सवाल पूछा गया है, कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी उस पर्सन में हुई है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हुआ है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। जो भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रहा है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। तो यहाँ पे टोटल जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी सवाल मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको रेशनल के साथ में और बता देंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ही आप पूछें, अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनको अच्छे से याद कर ले। आपकी आगामी जो भी एग्जाम्स होगी उनमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाले हैं। आगे हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम थर्ड और फोर्थ, जो आपका जो फोर्थ और फिफ्थ जो आपका टेस्ट पेपर हुआ है वो हम उनको सॉल्व हम जल्दी करने वाले हैं। वो भी आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो अनक्लक्स बेसिस होंगे, जो फोर्थ और फिफ्थ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे अनक्लक्स बेसिस पूछे गए, वो आप ज़रूर पढ़ें अच्छे से और उनको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।